हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सप्लीमेंट्री रीडर विस्टा के चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है द टाइगर किंग और इसके जो राइटर हैं वो हैं कल्कि। ये जो स्टोरी है द टाइगर किंग, ये एक प्रतिबंधपुरम के महाराज की कहानी है और इसका जो हीरो है वो प्रतिबंधपुरम का किंग है। वो टाइगर किंग के नाम से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ या जाना गया। जब उसका जन्म हुआ तो जोशियों ने उस समय भविष्यवाणी की थी कि उसकी मृत्यु का कारण एक दिन एक बाघ बनेगा। 10 दिन की एज में राजकुमार ने जो सूदसेयर्स थे, भविष्यवाणी करता थे, उनसे पूछा था कि आप मुझे ये बताएं कि आखिर किस तरीके से मेरी मृत्यु होगी। तो जो मेन एस्ट्रोलॉजर था, जो मेन सूदसेयर था, उसने कहा कि आपकी जो मृत्यु है, आपकी जो डेथ है, वो शेर के, बाघ के द्वारा आएगी। अब राजकुमार बहुत गुस्से में आ गया और उसने कहा कि बाघों को बोल दो कि मुझसे सावधान हो जाएं। जब ये जो किंग थे वो 20 इयर्स के हुए तो उनका जो किंगडम था, वो जो उनका राज्य था, वो उनके हाथ में आ गया। वो वहां के किंग बन गए और प्रतिबंधपुरम राज्य में बहुत सारे जंगल थे, उनमें बहुत सारे बाघ भी थे। महाराज ने बाघ का शिकार करना शुरू कर दिया। जब उसने पहला बाघ मारा तो वो बहुत ज्यादा रोमांचित हो गए थे। उसने अपने जो राज्य के सूदसेयर था, जोशी को बुलाया और उस बूढ़े आदमी से कहा, महाराज, उसने उसको बुलाया और उसने उससे पूछा, तो उसने उसको बताया कि महाराजाधिराज, चाहे आप इस ढंग से 99 बाघों को मार दें, लेकिन जो 100वां बाघ होगा उससे आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ये 100वां बाघ ही होगा जो आपको मारेगा। तो जोशी ने प्रण किया कि वह जोशी क्या बोलते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो जोशी अपनी सारी बुक्स फाड़ देगा और उन्हें आग लगा देगा। मतलब ही वॉज सो कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे कि 100वां जो बाघ है वो उस राजा की मृत्यु का कारण बनेगा ही बनेगा। अब राज्य में महाराज के अलावा किसी और को बाघों का शिकार करने पर बैन लगा दिया गया। कोई और बाघों का शिकार नहीं कर सकता था और महाराज ने ओथ ली, शपथ ली कि वह अन्य सभी मामलों को जो है, कोई भी काम 100 बाघ मारने के बाद ही करेगा। जब तक वो 100 बाघों को मार नहीं लेगा तब तक वो कोई दूसरा काम करेगा ही नहीं। स्टार्टिंग में राजा अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद से लग गया, पूरी डिवोशन के साथ लग गया। उसने कई खतरों का सामना किया, कई बार गोली अपना निशाना भी चूक गई, बाघ उस पर उछल पड़ा, वह अपने नंगे हाथों से बाघ से लड़ा और हर बार राजा को विजय प्राप्त हुई। वो जीत गया, वो बाघ को मारने में कामयाब हो गया। एक बार राजा को अपनी राजगद्दी गंवाने का खतरा सामने आ गया। वो क्यों आया? क्योंकि एक हाई पोस्ट का ब्रिटिश अधिकारी ने प्रतिबंधपुरम का सर्वे किया। वो ना बाघ का शिकार करना में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता था और वो चाहता था कि वो बाघ का शिकार करे और उसका मेन पर्पस ये था कि जिस भी बाघ को वो मारे, जिस भी टाइगर को वो मारे, उसके साथ वो उसके मरने के बाद में फोटो खिंचवाए। तो वो प्रतिबंधपुरम में जो था शिकार करना चाहता था, बाघ का शिकार करना चाहता था। महाराज भी अपने जो उनका ओथ ली हुई थी, जो उन्होंने संकल्प लिया हुआ था, उसके अंदर बिल्कुल स्टिफ थे, दृढ़ थे। उन्होंने
अनुमति देने से, ऑर्डर देने से मना कर दिया। उन्होंने उसको अलाउ ही नहीं करा कि वो शिकार कर सके, क्योंकि उसने एक ब्रिटिश अधिकारी की इच्छा पूरी करने से रोका था। महाराज पर अपना राज्य गंवाने का खतरा मंडराने लगा। इस समस्या पर महाराज तथा उसका जो दीवान था या जो उसका मंत्री था या एडवाइजर था, उन दोनों ने डिस्कशन करा, विचार विमर्श किया। बहुत सारे डिजाइनों की लगभग 50 महंगी हीरे की अंगूठियां ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी के पास भेजी गईं। राजा और उसका मंत्री इस एक्सपेक्टेशन में थे कि जो रानी होगी उसको उन अंगूठियों में से एक या दो अंगूठी तो पसंद आ ही जाएगी और बाकी वो वापस लौटा देगी। लेकिन उसने सारी की सारी अंगूठियां रख ली और उसके साथ में एक थैंक यू लेटर भेज दिया। अब महाराज को 3 लाख रुपए का चूना लग गया, चपत लग गई, क्योंकि वो जो अंगूठियां बनवाई गई थी 50 हीरे की अंगूठियां, वो उस समय में लगभग 3 लाख रुपए की कॉस्ट रखती थी। लेकिन राजा नहीं चाहते थे कि कोई और वहां पर शिकार करे, इस वजह से उनको ये करना पड़ गया। एक बाघ को शिकार ना करने देने की वजह से उनको इतना कंपनसेशन देना पड़ गया। लेकिन 3 लाख रुपए देने के बाद भी वो बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य तो बचा लिया था। महाराज ने जो बाघ का शिकार था वो हमेशा सक्सेसफुल होते रहे और 10 साल के अंदर ही उन्होंने 70 बाघों को मार डाला। लेकिन फिर प्रतिबंधपुरम में कोई भी बाघ नहीं बचा। एक दिन महाराज ने अपने दीवान को बुलाया और उसे बताया कि उसकी बंदूक से अभी भी 30 बाघों का शिकार बाकी है। उसने दीवान को बताया कि उसने विवाह करने का फैसला कर लिया है, शादी करने का फैसला कर लिया है। दीवान ने ऐसे राज्य की लड़की को चुनने के लिए कहा जिसके यहाँ बाघ बहुत बड़ी संख्या में हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो। प्रत्येक बार जब महाराज जंग बहादुर अपने ससुर से मिलने जाते तो 5 या 6 बाघ मार देते। तो अब क्या होता है कि उन्होंने शादी भी ऐसी लड़की से करी जिसके राज्य में, जिसके पिता के राज्य में बहुत सारे बाघ थे। तो 70 बाघों को तो वो मार चुका था, अब उसे 30 और पूरे करने थे। तो इस प्रकार उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने ऐसी एक लड़की से शादी करी जहां बहुत ज्यादा बाघ थे, और जब भी वो अपने ससुर जी से मिलने जाते थे या अपनी वाइफ के मायके जाते थे तो वहां पर जाके वो 4-5 बाघों को मारकर आ जाते थे। तो जो प्रतिबंधपुरम था उसके राजमहल के जो रिसेप्शन था उसकी दीवारों पर ऐसे करते करते 99 बाघों की खालें सज गई थी। अब 100 की संख्या पहुंचने के लिए केवल एक बाघ को मारना बचा था। 99 बाघ तो उसने मार दिए थे राजा ने, बस उसे एक बाघ और मारना था, क्योंकि सूदसेयर ने उससे कहा था कि जो 100वां बाघ होगा उससे उसके जीवन को खतरा है। तो अब जो उनका अपना जो राज्य था उसमें तो बाघ खत्म ही हो गए क्योंकि सबको उन्होंने मार दिया, लेकिन उनके जो ससुर जी थे उनके यहां भी बाघ खत्म हो गए। बाघों को अब कहीं पर भी ढूंढना बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था और महाराज जो थे वो उदासी में डूब गए। जल्दी ही उन्हें एक गुड न्यूज मिली। उनके राज्य में पहाड़ी के पास वाले गांव में भेड़ें जो थी वो लगातार गायब हो रही थी। उनको ये लगा कि जरूर ही यहाँ पर कोई ना कोई बाघ होगा। जो गांव वाले थे उन्होंने महाराज को समाचार दिया, लेकिन जो बाघ था वो आसानी से मिल नहीं पाया। अब महाराज को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया और उनके जिद्दीपन का जो गुस्सा था, जो उनके अंदर जिद थी, वो बहुत ज्यादा उनके सर पे चढ़ने लगी और उनका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे जो उनके एम्प्लॉइज थे राजा के, उन्होंने अपनी नौकरियां गंवा दी। अब एक दिन बाघ राजा जो थे वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। उन्होंने दीवान को बुलाया और उसको तुरंत जो रेवेन्यू था, लगान था, उसको 2 गुना करने का आदेश दे दिया। दीवान ने कहा कि लोग बहुत ज्यादा असंतुष्ट हो जाएंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे और उनका जो राज्य है
वो भारतीय कांग्रेस का शिकार बन जाएगा। राजा ने दीवान को बोला कि वो रेजिग्नेशन दे दे। दीवान बहुत ज्यादा डर गया, उसे अपना जीवन बिल्कुल खराब होता हुआ महसूस हुआ और उसने उस बाघ को देखा जो मद्रास के जो जन उद्यान से लाया गया था और बहुत ज्यादा उस मतलब बूढ़ा हो चुका था और उसने उसको अपने घर के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। आधी रात को जब सब जगह लोग सो रहे थे तो दीवान और उसकी जो बीवी थी, उसकी जो पत्नी थी, उन्होंने बूढ़े बाघ को कार के अंदर घसीटा और उसको सीट पर धकेल दिया। दीवान ने खुद गाड़ी सीधे उस जंगल में जाकर पहुंचा दी। वो खुद गाड़ी चलाकर गया और उस जंगल तक उसको ले गया जहां पर महाराज को शिकार करना था अगले सुबह। तो जब बाघ कार से बाहर निकलने से इनकार कर दिया, अब बाघ जो था उसने कार से निकलने से ही इनकार कर दिया क्योंकि वो बहुत दिनों से उद्यान के अंदर रहकर आया था, जू के अंदर रहकर आया था, तो उसने जंगल की हैबिट उसको छूट गई थी। तो दीवान और उसकी बीवी ने बड़ी मुश्किल से उस बहुत ज्यादा खतरनाक जानवर को उठाकर कार से बाहर फेंका और वहां से चले आए। अगले दिन वह बाघ घूमता हुआ महाराज के सामने पहुंचा और वहां खड़ा हो गया और बहुत ज्यादा खुशी के साथ महाराज ने बहुत ही ध्यान से, सावधानी के साथ में बाघ का निशाना साध दिया। बाघ 1 सेकंड के अंदर मर गया क्योंकि वो बेचारा ऑलरेडी इतना बूढ़ा हो चुका था कि उसके अंदर जान ही नहीं थी। तो अब महाराज बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उसका जो 100 बाघों को मारने का टारगेट था वो पूरा हो गया था। महाराज ने आदेश दिया कि जो बाघ था उसकी बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकाली जाए और उसको बहुत ही ज्यादा पॉम्प एंड शो के साथ, मतलब बहुत ज्यादा हर्षोल्लास के साथ जल्लूस निकालते हुए राजधानी तक लाया जाए। और वो अपनी कार में चला गया। महाराज के जाने के बाद शिकारी बाघ के पास पहुंचे और उन्होंने देखा, बाघ ने अपनी आंखें घुमाई और उनकी ओर देखा। लोगों ने समझ लिया कि बाघ मरा नहीं था, गोली निशाना चूक गई थी। वह तो गोली के पास से निकलने की आवाज से बेहोश हो गया था। शिकारियों में से एक ने 1 फुट के फासले से निशाना साधा और बाघ को गोली मारकर गिरा दिया। बाघ मर गया तो उसकी शोभा यात्रा जुलूस के अंदर उसको ले जाया जा सका और बाद में उसको दफना दिया गया। तो इस सब से हमें ये पता चला कि जो बाघ था वो राजा की गोली उसको लग नहीं पाई थी और जब वो उसके पास से निकली तो वो उस गोली की वजह से, उसकी आवाज की वजह से बेहोश हो गया था। तो राजा ने एक्चुअली उस जो शेर था उसको नहीं मारा था, वो दूसरे शिकारी ने उसका शिकार किया था। कुछ दिन के बाद महाराज ने अपने बेटे का 3rd बर्थडे बनाया। उनके बेटा हो चुका था इस समय के दौरान और उनका बेटा 3 साल का भी हो गया था। तो उन्होंने अपने बेटे का 3rd बर्थडे मनाया और वो अपने बेटे के बर्थडे पे कुछ बहुत ज्यादा विशेष उपहार देना चाहते थे। तो उन्होंने लकड़ी खिलौने की दुकान में लकड़ी का बना एक बाघ देखा और डिसाइड किया कि वह उसको उपहार में वही लकड़ी का बाघ देगा। तो लकड़ी का बाघ उस वक्त 2.25 आने की लागत का था, किंतु दुकानदार ने इसे 300 रुपए मूल्य के लाभ पर बेच दिया। अब उसे पता चला राजा लेने आए तो उन्होंने कहा लूट लो। उसने इसकी कारीगरी को बहुत ज्यादा दुर्लभ बताया और बहुत ज्यादा उसकी प्रशंसा करी। वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अनाड़ी, अकुशल बढ़ई द्वारा ये बनाया गया था। उसका जो सरफेस था वो खुरदरा था और उसके ऊपर जगह जगह कांटों की भांति लकड़ी के नोकीले टुकड़े उभरे हुए थे। फाइन नहीं था वो, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ था और उसके अंदर कई जगह नोकीले टुकड़े भी लगे हुए थे। जब महाराज अपने पुत्र के साथ खेल रहे थे, अपने बेटे के साथ खेल रहे थे, तो जो लंबी लंबी फांसें थी वो महाराज के राइट हैंड में घुस गई और उसने अपने हाथ को खींचकर बाहर निकाला और लेकिन उन्होंने इसको नोटिस नहीं करा और राजकुमार के साथ खेलते रहे।
अगले दिन राजा के राइट हैंड के अंदर इन्फेक्शन हो गया। 4 दिन के बाद मवाद भी, पस भी निकलने लगी। घाव जो था वो फोड़े में बदल गया। अब उसका पूरे बाजू के अंदर वो इन्फेक्शन फैल गया, पूरे हाथ के अंदर। मद्रास के 3 जो सर्जन थे वो उनके ट्रीटमेंट में लग गए। बहुत सारा सोच विचार करने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन करने का डिसीजन लिया। अब ऑपरेशन जो था वो तो सक्सेसफुल हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद राजा मर गया और इस तरीके से 100वें बाघ ने राजा का बदला ले लिया और राजा की डेथ 100वें बाघ के द्वारा ही हो गई। तो इस चैप्टर को हमने देखा कि किस तरीके से 100वां बाघ, जरूरी नहीं असली बाघ ही हो, नकली बाघ के द्वारा भी राजा की मृत्यु हो गई और जो वो सूदसेयर था, जो भविष्यवाणी करता था, उसकी बात किस प्रकार से सच हो गई।